हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया होंगे यार। ठीक है। थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू था जिस वजह से मैं आपकी रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका टाइम टेबल है उसको अब चेंज कर दिया गया है। तो अब आपकी जो क्लास इवनिंग में होती थी, इवनिंग में जो आपकी अब क्लास होगी ना, उसमें हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा सीबीटी 2 के लिए। हर एक दिन में हम एक रिवीजन करेंगे। उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट हम कब से स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से जल्दी भाई लाइव जुड़ जाइएगा, क्योंकि आज जो हम बात करेंगे आपके एक नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे, जहां पे हम बात करेंगे आपका पेमेंट डिजाइन की। सभी को ऑडियो वीडियो विजिबल होगा भाई? ठीक है। तो आज हम बात करेंगे आपके पास पेमेंट डिजाइन की। जब भी हम पेमेंट डिजाइन को कवर करते हैं तो मोस्टली आपके पास अकॉर्डिंग टू IRC 73 के मुताबिक आपके पास दो तरह के पेमेंट होते हैं। एक होता है आपके पास फ्लेक्सिबल पेमेंट और दूसरा होता है हमारे पास रिजिड पेमेंट। तो इन दोनों ही पेमेंट्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके डिफरेंट स्टेट एजेई के अंदर पूछे गए हैं, उन सभी सवालों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ये जो सेशंस रहेगा आपके पास, इसको भी हम 2 से 3 सेशंस में कवर करेंगे। क्लियर है? तो ये आपका पेमेंट डिजाइन का फर्स्ट सेशन है भाई। ठीक है। सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो चलो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशंस। देखिएगा, आज के सेशन में थोड़ा सा आपका बेसिक पार्ट्स कवर किया जाएगा और बेसिक पार्ट से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस किया जाएगा। तो ये पहला सेशन है आपका पेमेंट डिजाइन का। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेमेंट इज नोन एज, कि जो भी आपकी पेमेंट की जो बॉटम लेयर्स होती है ना, उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेमेंट डिजाइन आपके पास कितने तरह से होते हैं। क्लियर है? तो यहां पे देखिएगा, हम किसकी बात करते हैं सर? आपके पास पेमेंट डिजाइन। ठीक है। तो पेमेंट डिजाइन हमारे पास सर दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सर आपके पास फ्लेक्सिबल, आप आंसर दीजिएगा कौन कौन सा होता है। एक होता है हमारे पास सर फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है और दूसरा हमारे पास सर रिजिड पेमेंट होता है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं आपके पास फ्लेक्सिबल पेमेंट की, तो यहाँ पे हम जो कोड स्टडी करेंगे वो रहेगा आपके पास IRC 37। कौन सा कोड स्टडी करेंगे हम सर? IRC 37 2012 के मुताबिक हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये भी कभी कभी एक कॉमन सा सवाल पूछा जाता है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में हम कौन से कोड की स्टडी करते हैं। तो आपके पास रहता है IRC, मैंने 73 कहा था, 73 नहीं होगा, IRC 37 2012 होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि सर हमारे पास कितने तरह के पेमेंट्स होते हैं, एक फ्लेक्सिबल होता है और एक रिजिड पेमेंट होता है। तो अगर मैं बात करता हूं आपके पास फ्लेक्सिबल पेमेंट की, किसकी बात कर रहे हैं? फ्लेक्सिबल की। ठीक है। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में आपके पास टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं? वैसे तो हम बात करते हैं तो हमारे पास टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 कंपोनेंट्स इसके। ठीक है, यानी कि 4 लेयर्स में। ठीक है, 4 कंपोनेंट्स बोल दो, या आप इसको बोलते हैं सर 4 लेयर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर? लेयर्स बोल सकते हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है सर कि कौन कौन सी लेयर्स होती है, उनको देखना है। तो यहां पे मैं यहीं पे बना देता हूं एक इसका कुछ इस तरह से। जो हमारे पास ना भाई, जो सबसे बॉटम मोस्ट लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आपके पास सॉइल सबग्रेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? सॉइल सबग्रेड बोला जाता है।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम उसके बाद बात करते हैं तो उसके बाद जो लेयर्स होती है उस लेयर का नाम क्या है आपका, सॉइल सब बेस है। तो इसके बाद जो लेयर्स होगी उसको बोलेंगे सर सॉइल सब बेस। ठीक है, बिल्कुल से। और सॉइल सब बेस के बाद जो होता है आपके पास होता है सर बेस कोर्स होता है। कौन सा होता है सर आपके पास, बेस कोर्स होता है, बेस कोर्स होता है। ठीक है, और बेस कोर्स के बाद अगर हम बात करते हैं तो एक आपके पास बाइंडर कोर्स भी होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे मैं बेस कोर्स के बाद अगर लिखना चाहूं एक और लेयर्स होती है उसको हम बोलते हैं आपके पास बाइंडर कोर्स। कौन सी सर, बाइंडर कोर्स होती है आपके पास। और बाइंडर कोर्स के बाद जो होता है आपके पास लास्ट में वो रहता है सर सरफेस कोर्स। ठीक है, सरफेस कोर्स होता है। क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं चार नहीं, आज से आपको कितनी लेयर्स याद रखनी है, यहाँ पे 5 लेयर्स में होती है ये। ठीक है, हमको याद रखना है। एक सरफेस कोर्स होता है सर, एक आपके पास बाइंडर कोर्स होता है, बेस कोर्स होता है, सॉइल सब बेस होता है और सॉइल सब ग्रेड होता है। क्लियर है, तो इसने पूछा है कि बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेमेंट। अब आपको ये तो पता नहीं है कि सर उसमें पेमेंट में इसने कौन से उसकी बात की है, फ्लेक्सिबल की बात की है या सर आपके रिजिड पेमेंट की बात की। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रिजिड पेमेंट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो आपका हो जाएगा सर रिजिड पेमेंट के बारे में। कौन सा सर, रिजिड पेमेंट। तो रिजिड पेमेंट में भी देखिएगा क्या होगा। तो इसको भी जब हम एक बॉक्स में बना देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कुछ इस तरह से इसकी लेयर देखिएगा। तो यहां पे भी जो सबसे नीचे की जो लेयर होगी ना भाई आपके पास, वो कौन सी होगी सर आपके पास, वो भी सॉइल सब ग्रेड होगी। तो यहां पे कुछ इस तरह से ये बना देते हैं पहले। इस लेयर को हम क्या बोलेंगे सर, सॉइल सब ग्रेड। ये वाली जो लेयर होगी आपके पास, इस लेयर का जो नाम होगा वो होगा सर हमारे पास सॉइल सब ग्रेड। लिख देते हैं सॉइल सब ग्रेड। ठीक है, अगर सॉइल सब ग्रेड की अगर बात करते हैं तो क्या होगा सर आपके पास, बेस कोर्स होगा। क्या होगा, बेस कोर्स होगा। और बेस कोर्स के बाद जो लेयर होगी उस लेयर का क्या नाम देंगे हम सर, होगी सीमेंट कंक्रीट स्लैब। तो उसको भी आप यहां पे मेंशन कर देते हैं सीमेंट कंक्रीट स्लैब, सीमेंट कंक्रीट स्लैब। ठीक है, तो ये आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है, तो रिजिड चाहे रिजिड पेमेंट हो चाहे आपके पास फ्लेक्सिबल पेमेंट हो, उसकी जो बॉटम मोस्ट लेयर होती है उसी को हम किस नाम से जानते हैं सर, सॉइल सबग्रेड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जब पेमेंट बोला है तो पेमेंट में आप डिसाइड कर सकते हो सर फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है। उसकी जो बॉटम मोस्ट लेयर होती है उसी को हम किस नाम से जानते हैं सर, सॉइल सबग्रेड। तो आपका ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सर आपके पास, यहाँ पर ये हो जाएगा सर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन जो मोस्टली आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, सरफेस कोर्स के ऊपर जो आपके पास टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, ये पूछा जाता है, उसको बोला जाता है सीट कोट। ठीक है, और जो आपके पास किसकी बेस कोर्स के ऊपर जो लेयर्स होती है उसको क्या बोला जाता है, टेप कोट। और जो आपके पास बेस कोर्स के ऊपर होगी उसको बोलेंगे, सॉरी बाइंडर कोर्स पे। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जो भी आपके सरफेस कोर्स की जो टॉप लेयर होगी उसको हम बोलेंगे सर सीट कोट। क्या बोलेंगे सर, सीट कोट। यहां पे लिख देते हैं सीट कोट बोलेंगे उसको। ठीक है, और जो हमारे पास किसकी सर, आपके पास बाइंडर कोर्स की जो टॉप लेयर होगी, बाइंडर कोर्स की जो टॉप लेयर होगी उसको हम क्या बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे हम टैग कोट। तो ये भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसकी किसकी सर, आपके पास बेस कोर्स की टॉप लेयर को, तो उसको क्या बोला जाता है सर, उसको प्राइम कोट बोला जाता है। तो उसको प्राइम कोट बोला जाता है। ठीक है,
तो ये यहाँ पे आपका पूरा क्लियर हो गया है। फ्लेक्सिबल पेमेंट हो चाहे रिजिड पेमेंट हो, उसकी टॉप लेयर्स भी आपको पता चल गई है कि सरफेस कोर्स का बिल्कुल जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है दिस इज सीट कोट। और अगर हम बात करते हैं बाइंडर कोर्स के जस्ट जो टॉप पोर्शन होता है उसको बोलते हैं टैग कोट, और जो आपका बेस कोर्स के टॉप लेयर उसको हम बोलते हैं सर आपका प्राइम कोट। क्लियर है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो आपके पास डी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टाई बार्स इन सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स आर, कि अब यहाँ पे टाई बार की बात की जा रही है कि उसका यूज हम कहाँ करते हैं, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स में करते हैं। कब करते हैं? जब आपका एक्सपेंशन ज्वाइंट हो या आपका कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट हो या वार्पिंग ज्वाइंट हो या लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट हो। तो हमेशा याद रखना कि टाई बार्स का यूज आप सीमेंट कंक्रीट में तभी करते हैं जब वहां पे क्या हो सर आपका लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट्स हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं आपको फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में बता देता हूँ। किसकी बात की जा रही है यहाँ पे सर? आपके पास लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट की बात की जा रही है भाई। ठीक है, काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जब हम लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल क्या बनेगा भाई कि सर ये किस डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है। तो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट जो प्रोवाइड किया जाता है वो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है। प्रोवाइडेड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये सवाल बहुत बारी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। शॉर्टकट में लिख दिया मैंने डायरेक्शन। दूसरा सवाल, सर ये क्या अलाउ करता है? तो सर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स की। तो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स आपको अलाउ करता है, अलाउ दी एक्सपेंशन, ये आपको एक्सपेंशन अलाउ करता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन अलाउ करता है इन किस डायरेक्शन में? इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है यही कि जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स होते हैं ना, वो क्या करता है? ये सर लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स होल्ड करता है टू होल्ड, या हम बोल सकते हैं कि जब आप इसको ट्रांसफर डायरेक्शंस में प्रोवाइड करते हैं तो सर ट्रांसफर डायरेक्शन में क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि सर ये होल्ड करके रखता है आपकी कंक्रीट की स्लैब को। तो ये आप लिख सकते हैं टू होल्ड दी कंक्रीट स्लैब, कि जो भी आपके रोड की जो कंक्रीट स्लैब है उसको होल्ड करके रखेगा। क्लियर है? बिल्कुल सही। तो उस डायरेक्शन में आप क्या प्रोवाइड करोगे सर? आप टाई बार्स प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? अब आता है जो लेंथ ऑफ टाई बार्स, ये भी बहुत बारी सवाल आपसे पूछा जाता है कि सर लेंथ ऑफ, सचिन गुड मॉर्निंग। ठीक है, जो लेंथ ऑफ टाई बार होता है वो क्या होता है बताइएगा जरा। लेंथ ऑफ टाई बार, ये सवाल बहुत बारी पूछा जाता है। जो लेंथ ऑफ टाई बार्स होता है वो आपके पास 2 टाइम्स ऑफ डेवलपमेंट लेंथ होता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, क्या हो सकता है सर? 2 टाइम्स होता है सर आपका डेवलपमेंट लेंथ के। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 2 टाइम्स डेवलपमेंट लेंथ को, तो मैं 2LD लिख सकता हूं, और इसको लिख सकता हूं मैं लेंथ ऑफ टाई बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेवलपमेंट लेंथ। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब सवाल ये उठता है सर की एक्सपेंशन ज्वाइंट्स। देखिएगा, एक ज्वाइंट्स तो आपका क्लियर हो गया है, बिल्कुल सही सर। जो आपको याद रखना है, जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा सर? लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट किस डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है सर? वो आपके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड सवाल, क्या सर वो क्या अलाउ करता है? वो अलाउ करता है आपका एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो आपको स्टेटमेंट दी जाएगी और स्टेटमेंट में आपको ये वहां पे डिफरेंट स्टेटमेंट, तो ध्यान रखना कि जो भी वहां पर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन आपका अलाउ होगा कौन सी डायरेक्शन में होगा? ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होगा। सर ट्रांसफर डायरेक्शन में क्यों होगा? क्योंकि वो क्या होल्ड करके रखेगा? आपके कंक्रीट की स्लैब को होल्ड करके रखेगा। क्लियर है? बिल्कुल सही। और नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ आपके पास टाई बार होता है वो क्या होता है सर हमारे पास? वो 2 टाइम्स ऑफ डेवलपमेंट लेंथ होता है। क्लियर है? बिल्कुल सही। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ज्वाइंट आता है, जो आपको थोड़े से की पॉइंट्स यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक्सपेंशन ज्वाइंट की। किसकी सर? एक्सपेंशन ज्वाइंट से आपको क्या एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जब हम एक्सपेंशन ज्वाइंट्स की बात करते हैं तो एक्सपेंशन ज्वाइंट की स्पेसिंग आपसे पूछी जाती है और थिकनेस। ठीक है, तो एक्सपेंशन ज्वाइंट की जो स्पेसिंग रहेगी वो आपके पास 140 mm रहेगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जो आपके एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछा जाएगा कि जो स्पेसिंग रहेगी आपके पास, स्पेसिंग बिटवीन एक्सपेंशन ज्वाइंट,
एक्सपेंशन ज्वाइंट वो कितनी रहेगी सर आपके पास, वो रहेगी सर आपके पास 140 मीटर रहेगी, 140 मीटर। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सपेंशन ज्वाइंट की थिकनेस की, थिकनेस को मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं टी, तो रहेगी आपके पास 2.5 सेंटीमीटर की। तो ये आपको किससे याद रखना है सर, एक्सपेंशन ज्वाइंट से याद रखना है। क्लियर है। अब आता है सर आपके पास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट्स। कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट से आपको क्या याद रखना, तो देखिएगा जब हम बात करते हैं आपके पास कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट की, ठीक है, क्योंकि यहीं से सवाल पूछे जाएंगे आपसे। कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट्स में क्या होता है, जो आपके पास स्पेसिंग रहती है, स्पेसिंग विदाउट रेनफोर्समेंट, वो पूछा जाता है। स्पेसिंग विदाउट रेनफोर्समेंट आपसे पूछा जाता है, वो कितनी रहती है आपके कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट की, तो वो रहती है सर हमारे पास 4.5 मीटर रहती है। ठीक है, तो सारे हैं यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं वार्पिंग ज्वाइंट, तो वार्पिंग ज्वाइंट्स जो आता है ये ड्यू टू अकर्स ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर स्ट्रेसेस, तो आपको इतना याद नहीं रखना। हालांकि जब क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे अभी और आएंगे ज्वाइंट से रिलेटेड, तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे। बट ये की पॉइंट्स थे जो आपको थोड़े से ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस यहाँ से भी फ्रेम किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो गया सर, डी हो गया है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, द एक्सपेंशन ज्वाइंट इन रिजिड पेमेंट्स आर फील्ड विद, बिल्कुल सही। हम क्या कर रहे हैं कि जो भी आप एक्सपेंशन ज्वाइंट्स को जब आप रिजिड पेमेंट्स में प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे क्या फील्ड करते हैं, तो मोस्टली जो हम वहां पे फील्ड करते हैं वो आपका सॉफ्ट मटेरियल होता है, जिसमें आपका फाइबर बोर्ड हो सकता है, आपका कॉक हो सकता है, एक्सेट्रा। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या बोल रहा है। ऑप्शन में बोल रहा है कॉक बाउंड विद बिट्यूमन्स, बिल्कुल बिट्यूमन्स से भी आपका वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं सर बिट्यूमन्स कितना प्रोवाइड किया जाता है, आपका टोटल वेट का 35% बिट्यूमन्स आपका वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है। दूसरा बोला है फाइबर बोर्ड, बिल्कुल सर फाइबर बोर्ड प्रोवाइड किया जाता है। इम्परवियस इलास्टिक मटेरियल, बिल्कुल ऐसा मटेरियल हो जो कैसा हो आपके पास, इम्परवियस हो। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। तो देखिएगा यहाँ पे आपको एक्सपेंशन ज्वाइंट्स के बारे में एक और पॉइंट्स भी मिल गया है। हालांकि यहाँ पे एक्सपेंशन ज्वाइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो स्पेसिंग बिटवीन एक्सपेंशन ज्वाइंट्स होती है वो कितनी होती है, 140 मीटर की होती है, और जो थिकनेस होती है वो हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर होती है। और इसके अलावा एक और अनदर आपको कंसेप्ट मिल गया है कि जो एक्सपेंशन ज्वाइंट्स होते हैं वो किससे फील्ड होते हैं सर, वो आपके सॉफ्ट मटेरियल से फील्ड होते हैं, और ऐसे मटेरियल जो आपके पास इम्परवियस के हो, इम्परवियस मतलब इम्परवियस इलास्टिक मटेरियल के हो। तो ये सारे आपको धीरे धीरे अपने पॉइंट्स नोट करते जाना है। क्लियर है, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कीजिएगा जरा आप। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सब बेस ऑफ द वाटर बॉन्ड मैकेडम। देखिएगा आपको सभी को पता है कि आपके पास कितने टाइप्स के लोड होते हैं। पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रोड, जो हम मेस्ट्री देखे थे, टाइप्स ऑफ रोड। और आज अगर मैं आप टेलीग्राम चैनल्स पे जुड़ रहे होंगे तो टेलीग्राम चैनल्स पे मैं हर रोज आपको कुछ ना कुछ, हर रोज, आज सेकंड डे था, कल सेकंड डे था, तो दो आपको डिफरेंट कंसेप्ट दिए हैं वहां पे जो आपको याद रखना है। टाइप्स ऑफ रोड की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास अर्थन रोड होता है, बिल्कुल सही। अगर हम बात करते हैं अर्थन रोड के बाद अगर हम बात करते हैं आपके पास WBM रोड होता है, और उसके बाद आपके पास बिट्यूमिनस रोड होता है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास सीसी रोड होता है। सीसी रोड बोले तो सीमेंट कंक्रीट रोड। और वहां पे मैंने आपको ये भी बताया था कि इनकी एज कितनी होती है। तो अगर हम बात करते हैं अर्थन रोड की, तो अर्थन रोड की एज होती है आपके पास 2 इयर्स होती है। क्लियर है, ये आप बताइएगा। बिट्यूमेंस की बात करते हैं तो हमारे पास कितनी होती है सर, 10 to 15 इयर्स होती है। क्लियर है। और अगर हम बात करते हैं सीसी रोड की, तो सीमेंट कंक्रीट रोड की कितनी होती है आपके पास सर, 30 इयर्स होती है। ये आप मुझे बताएंगे कि वाटर बॉन्ड मैकेडम की कितनी होती है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है ना, वो आपके पास वाटर बॉन्ड रोड की जा रही है। और आपको बताना है कि जब आप उसकी कंस्ट्रक्शन करते हो सब बेस की, तो जो साइज ऑफ द बोल्डर्स, ब्रोकन स्टोन, ओवरबर्न्ट ब्रिक शुड बी इन द रेंज ऑफ,
तो उसकी रेंज क्या होती है। तो जैसे हमने यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको डिस्कस करवाया था कि डिफरेंट डिफरेंट आपके पास क्या होती है स्टूडेंट, लेयर्स होती है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर लेयर कौन कौन सी होती है सर, सॉइल सब बेस, सॉइल सब ग्रेड होता है, सब बेस। तो आज जो बात की जा रही है किसकी बात की जा रही है, आपके पास सॉइल सब बेस की बात की जा रही है। तो जब हम सॉइल सब बेस की बात करते हैं तो इसकी जो रेंज होती है आपके पास वो मोस्टली 10 to 20 होती सेंटीमीटर होती है। क्लियर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यही इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फ्रेम किया गया है। तो बताइएगा कितनी होती है, 150 mm से 180 mm होती है, 220 mm से 250 mm होती है, 100 mm से 200 mm होती है, ये 90 mm से इतनी होती है। तो कितनी होती है आपके पास, 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर। अब एक और कंसेप्ट है कि जो भी आपके पास ये बोल्डर, ब्रोकन स्टोन और ओवरबर्ड फ्लीक होते हैं उनको पूरी तरह से आपके रोड के ऊपर बिछाया जाता है, इनको स्प्रेड आउट किया जाता है। मेनली 15 सेंटीमीटर का स्प्रेड आउट किया जाता है, मेनली कितना किया जाता है, 15 सेंटीमीटर का। बट अगर हम बात करते हैं इसकी रेंज की, तो इसकी जो रेंज रहती है ना आपके पास वो रहती है 100 mm से 200 mm के बीच रहती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, सी 5 ईयर्स। बहुत बढ़िया, यहाँ पे आंसर दे दिया है सर। कितनी होती है सर आपके पास, 5 ईयर्स होती है। क्लियर है, 5 ईयर्स। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट कि वेट ऑफ द व्हीकल्स इफेक्ट द डिजाइन ऑफ, कि जो आपके पास व्हीकल का इफेक्ट होता है वो आपके डिजाइन को किस तरह से अफेक्ट करता है। देखिएगा जब भी आपके रोड के ऊपर गाड़ी चलती है ना, तो गाड़ी का जो आपके पास वेट होता है, यानी कि आपके जो व्हीकल का वेट होता है वो किसको अफेक्ट करता है। तो सिंपल सी बात है, वो आपके रोड को ही इफेक्ट करेगा। और रोड आपके पास कैसा हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जो किसको इफेक्ट करेगी सर, वो इफेक्ट करेगी आपके पेमेंट डिजाइन को, और दूसरा इफेक्ट करेगी सर उसके ग्रेडियंट को इफेक्ट करेगी। क्योंकि हो सकता है कहीं पे आपका जैसे कर्व जैसे आ रहा है तो वहां पे हम स्लोप क्रिएट करते हैं, तो उस कंडीशंस में है। तो बिल्कुल देखिएगा कि जो वेट ऑफ व्हीकल है वो किसको इफेक्ट करेगी, क्रॉस ड्रेनेज वर्क को इफेक्ट करेगी। नो सर, पेमेंट थिकनेस एंड ग्रेडियंट ऑफ द रोड। तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो वेट ऑफ व्हीकल जो इफेक्ट करेगी वो किसको इफेक्ट करेगी, पहला जो इफेक्ट करेगी सर आपके पास वो पेमेंट डिजाइन को इफेक्ट करेगी, इसको सर पेमेंट डिजाइन को। और सेकंड किसको इफेक्ट करेगी सर आपके पास, सेकंड इफेक्ट करेगी सर ग्रेडियंट ऑफ द रोड को इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये बहुत सा सवाल है, ये इंटरव्यू के अंदर भी आपसे मोस्टली पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा सर, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बिल्कुल सही। याद रखना मेरी क्लास में यहाँ पर तुक के नहीं चलते हैं, मैं आपको पहले भी बता देता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, कभी हो सकता है कि आपका कंसेप्ट वीक है, तो आप यहाँ पे क्लास के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ अपना कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 कीजिएगा भाई। 6 ही है, यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम लीगल एक्सल लोड फॉर हाईवे स्पेसिफाइड बाय आईआरसी। किसकी बात की जा रही है यहाँ पर, लीगल एक्सल लोड की बात की जा रही है। तो लीगल एक्सल लोड, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम लोड की बात की जा रही है एज पर आईआरसी, इंडियन आईआरसी के मुताबिक। ठीक है, इंडियन रोड कांग्रेस के मुताबिक। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आता है आपके पास लीगल एक्सल लोड। तो लीगल एक्सल लोड को मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूं, LAL लिख सकता हूं, लीगल एक्सल लोड। और दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पर इक्विवेलेंट को मैं लिखता हूं इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, ESWL। इन दोनों का ही आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो कितना स्पेसिफाइड किया गया है आपके पास, तो लीगल एक्सल लोड का जो मैक्सिमम स्पेसिफाइड किया गया है वो आपके पास 8170 kg किया गया है। और अगर हम बात करते हैं ESWL का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। तो इसका कितना किया गया है सर आपके पास, 4100 kg किया गया है। क्लियर है। अब सवाल केजी में नहीं पूछा जाता है, अब टन के अंदर सवाल पूछा जाता है। तो जब मैं इसको टन में करूंगा तो डिवाइड बाय 1000 करूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8.17 टन। और जब मैं इसको करूंगा तो इसका हो जाएगा 4.1 टन हो जाएगा। क्लियर है,
बिल्कुल सही सर। तो यहाँ पे आपसे किसका पूछा है, लीगल एक्सल लोड का पूछा गया है। और जब लीगल एक्सल लोड का पूछा गया है तो कितना होगा सर आपके पास 8170 केजी, तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर सी। और अगर यहाँ पे लीगल एक्सल लोड की जगह ESWL दिया जाएगा, यानी कि इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा सर 4100 केजी होगा। 4100 केजी का मतलब सर 4.1 टन। और अगर हम बात करते हैं 8170 केजी का मतलब 8.17 टन। ये सवाल देखने को मिलेंगे आपको, क्लियर है? बिल्कुल। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया है 7th कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। यहां पे बात की जा रही है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखिएगा यहाँ पे अब ये कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड सवाल है आपका, देखिएगा ध्यान से। पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने डिस्कस किया था आपके पास फ्रिक्शन के बारे में। किसके बारे में, फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो फ्रिक्शन कितने टाइप्स के होते हैं सर, हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, तो F लॉन्गिट्यूडनल लिखूंगा मैं, और दूसरा होता है सर आपके पास लेटरल फ्रिक्शन होता है। क्लियर है? कुछ इसी तरह से हमने डिस्कस किया था। अगर हम बात करते हैं आपके लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शंस की, तो इसकी वैल्यू होती है 0.35 से लेकर 0.40। और अगर हम बात करते हैं आपके पास लेटरल फ्रिक्शन की, तो इसकी वैल्यू होती है 0.15। क्लियर है? आंसर आया भाई? ओके, सी आंसर दे दिया है, वेरी गुड। ठीक है, सी आंसर दे दिया है सर कि ए सही है और बी गलत है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला बोल रहा है कि कोएफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड पेमेंट इंक्रीज विद द लोड एंड टेम्परेचर। बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो इसी को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रू कर सकते हैं। बट सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं कि कोएफिशिएंट फ्रिक्शन इंक्रीज विद स्पीड ऑफ द व्हीकल, अब देखिएगा स्टूडेंट क्या करेगा, इस क्वेश्चन में तुक्का लगाएगा, क्योंकि उसने पूरा कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं है। अब जब पढ़ा ही नहीं है तो आपका आंसर कैसे सही होगा, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं सर किसकी, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की, नहीं, बोथ फॉल्स नहीं है सचिन। एक तो पहला तो सही है आपके पास, ठीक है। सेकंड देखते हैं अब आपके पास सेकंड स्टेटमेंट के बारे में। V दिया है आपके पास, यहाँ पर स्पीड दी गई है, और आपको यहाँ पर किसकी बात करना है सर, आपको लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शंस की बात करना है। स्पीड आपके पास 30 kmph हो सकती है, स्पीड देखिएगा 30 हो सकती है, 40 हो सकती है, 50 हो सकती है, 60 हो सकती है, और मोर देन आपके पास 80 हो सकती है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं सर आपके लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शंस की, तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शंस की वैल्यू आपको याद रखना है कि जब स्पीड आपके पास 30 kmph है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 0.40 हो जाएगी। ठीक है, कुछ इसी तरह से है। और जब आपके पास स्पीड 40 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 0.38 हो जाएगी। 50 है तो 0.37 हो जाएगी। 60 है तो 0.36 हो जाएगी। और अगर आपकी स्पीड 80 है और 80 से ज्यादा है तो यहाँ पे आपके पास 0.35 हो जाएगी। क्लियर है? बिल्कुल सर। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ रही है तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन क्या हो रहा है आपका सर, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन आपका क्या हो रहा है सर, बढ़ रहा है। तो देखिएगा इसको इस वे में आएंगे आपके पास, तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन बढ़ रहा है तो आपकी स्पीड क्या हो रही है सर, यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं स्पीड आपकी सर बढ़ रही है। तो यहाँ पे एक रिलेशन आएगा कि v के बढ़ने से स्पीड जैसे जैसे बढ़ रही है आपके पास 30, 40, 50, तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन यानी कि F क्या हो रहा है सर, आपके पास डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन से। तो इसका मतलब क्या है सर, हमारे पास बी स्टेटमेंट आपके पास सर फॉल्स हो गई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सर, सी। ए इज करेक्ट पर बी इज फॉल्स है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम सी के साथ जाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल सही सर। नेक्स्ट सवाल अब आपका स्क्रीन पर देखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या बोला है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ बिटुमेन इन कोल्ड मिक्स बिटुमिनस मटेरियल। आपको क्या बतानी है, मिनिमम परसेंटेज बतानी है। कब, जब हमारे पास क्या हो, कोल्ड मिक्स बिटुमिनस मटेरियल बाय टोटल वेट ऑफ द मिक्स शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए सर, 3.5% से कम नहीं होना चाहिए, 2.5% से कम नहीं होना चाहिए, 5% से कम नहीं होना चाहिए, या 4.5। डायरेक्ट कोडल क्विज़न सवाल है, तो बताइएगा
किससे कम नहीं होना चाहिए? तो सर शुड नॉट बी लेस देन 5%, ये 5% से कम नहीं होना चाहिए। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई आपका? क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 9 कीजिएगा फास्ट। क्वेश्चन नंबर ये रहा 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है आपके पास कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग कॉज रिवॉल्विंग इन द बिटुमिनस पेमेंट। अब जो ये आपके पास रिवॉल्विंग है, ये आपके पास क्या है? कॉजेज है। जब हम पेमेंट डिजाइन को डिस्कस करते हैं एज ए फ्लेक्सिबल और रिजिड, तो वहां पे कॉज आता है जिसको हम बोलते हैं दैट इज रिवॉल्विंग। तो ये रिवॉल्विंग है आपके पास, ये किसकी वजह से आता है? तो सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जब आपका बिटुमेंस का कंटेंट एक्सेस में हो जाता है तो क्या कॉज करता है? सर आपका रिवॉल्विंग यूज करते हैं। तो देखिएगा, तो यहां पे लिख सकते हैं एक्सेस बिटुमेन कंटेंट। तो क्या होगा आपके पास? टू कॉज रिवॉल्विंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिवॉल्विंग सर कब अकर्स होता है? जब आपके रोड पे क्या हो सर? हाई ट्रैफिक कैपेसिटी हो। ठीक है, जब हाई ट्रैफिक है तो रोड पे वियर टियर क्या रहेगा आपके पास? ज्यादा रहेगा। तो ये भी आप लिख सकते हैं रिवॉल्विंग कब अकर्स होती है सर हमारे पास, क्योंकि सवाल पूछा जाता है। टू अकर्स हाई ट्रैफिक, कि जब आपके रोड में क्या हो? हाई ट्रैफिक हो, हाई ट्रैफिक एरिया हो, एरिया के रिस्पेक्ट में बात कर लीजिए। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा सर? आपका रिवॉल्विंग हुआ। लो बिटुमेन कंटेंट, यूज ऑफ सॉफ्ट बिटुमेन, यूज ऑफ ओपन ग्रेड एग्रीगेट, या एक्सेस बिटुमेन कंटेंट। तो आपका आंसर हो जाएगा सर यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। ठीक है, कि जब आपका बिटुमेन कंटेंट क्या होगा? एक्सेस में होगा, तो वहां पे क्या कॉज होगा सर? रिवॉल्विंग। और रिवॉल्विंग कब अकर होगा? जब आपका हाई ट्रैफिक एरिया होगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है? द इनिशियल कनेक्टिविटी इन दी लोड पेनिट्रेशन कर्व ऑफ सीबीआर टेस्ट इज ड्यू टू। देखिएगा, जब हम क्या करते हैं? सीबीआर टेस्ट करते हैं, तो सीबीआर टेस्ट में क्या होता है? आपके पास एक कनकेविटी फॉर्म्ड होती है। अब जो कनकेविटी आती है आपके, वो किसके कारण आती है? वो आती है सर आपके इंक्लाइन प्लंजर की वजह से आती है, या सॉफ्ट टॉप लेयर की वजह से आती है, ये इम्प्रॉपर कंपैक्शन की वजह से आती है। तो सबसे पहले अगर मैं सीबीआर टेस्ट की यहाँ पे बात करता हूं, तो सीबीआर टेस्ट ये भी तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ठीक है, सीबीआर टेस्ट जो फॉर्म किया जाता है, ये इसकी दो आपके पास स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन होती है। कौन कौन सी होती है? एक आपके पास सीबीआर 2.5 mm का पेनिट्रेशन किया जाता है, और दूसरा सर सीबीआर 5.0 mm का पेनिट्रेशन किया जाता है। सीबीआर टेस्ट में आपकी कनकेविटी तभी फॉर्म्ड होती है जब वहां पे क्या हो सर? आपके पास इंक्लाइन प्लंगर हो, बिल्कुल सही है। दूसरा सर जब आपकी सॉफ्ट टॉप लेयर हो, और तीसरा सर इम्प्रॉपर कंपैक्शन हो। तो इसका मतलब क्या है सर? आपके पास ऑल ऑफ दीज। ठीक है भाई, बिल्कुल ऑल। ठीक है, तो ऑल इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट देखिएगा, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट कोलर प्रिजन है, एचपीपीसीएल में पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एज पर आईआरसी 37/2012 इन ऑर्डर टू कंट्रोल सब ग्रेड रटिंग इन फ्लेक्सिबल पेमेंट, कि आपको क्या करना है? अगर सब ग्रेड रटिंग को कंट्रोल करना है इन फ्लेक्सिबल पेमेंट में, तो आपका कौन सा पैरामीटर किस तरह से होना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जब भी हम सब ग्रेड की बात करते हैं और जब उसमें रटिंग कॉस्ट करता है, तो उस कंडीशंस में क्या होना चाहिए? सबसे पहले जो आपके पास स्ट्रेसेस होनी चाहिए, वो कैसे होनी चाहिए सर? वो टेंशन होनी चाहिए आपके पास, या कंप्रेशन होनी चाहिए? तो मोस्टली आपके पास जब भी हम इसकी लेयर्स की बात करते हैं, तो लेयर को हम कंप्रेस करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कंप्रेसिव होगा। तो टेंसाइल तो होने से रहा, कंप्रेसिव होगा, बट जो आपकी टॉप की जो लेयर होगी उसी में आपका कंप्रेशन आएगा। तो ये बोल रहा है वर्टिकल कंप्रेशन स्ट्रेन ऑन टॉप ऑफ दी सब ग्रेड, या वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन टॉप ऑफ दी ग्रेनुलर लेयर। देखिए, ग्रेनुलर लेयर नहीं होगा आपके पास, टॉप ऑफ सब ग्रेड होगा, क्योंकि ग्रेनुलर लेयर तो कोई है ही नहीं भाई। तो आपका आंसर क्या हो गया सर यहाँ पर? ए। बाकी पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप देख भी सकते वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट द सरफेस ऑफ द पेमेंट, नहीं सर। वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द ग्रेनुलर, या नन ऑफ दिस, तो नहीं सर, आपका ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल
क्वेश्चन नंबर 12, ये तो आप कर चुके हैं शायद, इस तरह का क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस भी करवा चुका हूं। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि फाइंड द सीबीआर वैल्यू, आपको सीबीआर वैल्यू निकालनी है। सीबीआर वैल्यू क्या होता है, ये बोल रहा है कि वैल्यू एट 2.5 mm पेनिट्रेशन, द लोड सस्टेन्ड बाय द स्पेसिमन एट 2.5 mm पेनिट्रेशन इज 64.6 kg, कि जब आपका लोड सस्टेन किया गया स्पेसिमन एट 2.5 mm से, तो उस कंडीशन में आपका पेनिट्रेशन कितना हुआ, 64.6 kg का हुआ। बट जब आपका लोड सस्टेन बाय स्टैंडर्ड एग्रीगेट लिया गया एज ए 2.5 mm पेनिट्रेशन, तो उस कंडीशन में आपका लोड कितना रहता है, 1370 kg रहता है। तो ये चीज आपको जानना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब आप सीबीआर 2.5 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका लोड कितना रहता है स्टैंडर्ड, तो यहाँ रहता है 1370 kg रहता है। और जब आपका सीबीआर 5.0 mm लिया जाता है तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड लोड रहता है 2050 रहता है, ठीक है, या 55 समथिंग, चेक कर लेना है आपने, ठीक है, ये रहता है। तो यही यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये तो सिंपल है, क्वेश्चन आ भी गया होगा आपका आंसर, ठीक है। ए आंसर आ गया सर 10.3, ए आंसर ओके, पिछले का है, इसका आंसर दीजिएगा। तो यहां पे सीबीआर जो हम निकालेंगे, मैं दोबारा से लिखता हूं, लोड सस्टेन्ड बाय द स्पेसिमन बाय द स्टैंडर्ड स्पेसिमन by the standard specimen into 100 कर देंगे आप, ठीक है, बिल्कुल सही। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा कितना लोड दिया है सर आपके पास स्पेसिमन का, तो सर दिया है 64, तो आप लिखेंगे 64.6 kg, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं आपके पास स्टैंडर्ड, कि जब स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड कितना दिया है सर आपके पास 1370 kg दिया है, तो 1370 kg मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से आपके पास 4.7 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया है सर आपके पास, 4.7% आ गया है। क्लियर है, सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि इफ द मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन ऑफ सॉइल इज 20 kg, तो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं डियर, तो इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे K की वैल्यू दे दी गई है आपके पास, तो मेंशन कीजिएगा। तो K कितना दे दिया है सर हमारे पास, 20 kg पर सेंटीमीटर क्यूब दे दिया गया है। व्हेन टेस्टेड वेट 30 सेंटीमीटर डाया, और डाया दे दिया है K1 आपके पास 20 kg दे दिया है। अब उसी तरह से हम D1 की बात कर लेते हैं, तो D1 आपके पास 30 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है, हम वैल्यू सेंटीमीटर में रखेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपके पास, देन द करेक्टेड मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, आपको करेक्टेड सबग्रेड मॉडुलस ऑफ रिएक्शन निकालना है, यानी कि सर आपको K2 निकालना है, K2 क्या होगा, तो इस कंडीशन में K2 के रिस्पेक्ट में हम D2 लेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड प्लेट का डाया, और स्टैंडर्ड प्लेट का जो डाया रहेगा वो आपके पास कितना रहेगा सर, वो 75 सेंटीमीटर रहेगा। क्लियर है, बिल्कुल सही। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे रिलेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। रिलेशंस क्या हो जाएगा आपके पास, K1 D1 इज इक्वल टू K2 D2। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको करेक्टेड मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शंस फाइंड आउट करना है, यानी कि K2। तो यहां से जब मैं K2 निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, K1 D1 बाई आपके पास D2 हो जाएगा। तो सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर K1 कितना है सर, यहाँ पर 20 kg, तो यहाँ पे 20 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय D1, D1 कितना है सर आपके पास 30 सेंटीमीटर। क्लियर है, बिल्कुल सही। अब हम डिवाइड करेंगे उसको किससे सर, आपका D2 से, और D2 कितना है सर हमारे पास 75 सेंटीमीटर है। क्लियर है, तो सॉल्व कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कैंसल आउट हो जाएगा भाई, ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपको निकालना है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड, और मॉडुलस ऑफ सबग्रेड किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो सॉल्व कीजिएगा जरा इसको, अब तो सॉल्व कर ही सकते हैं भाई, ठीक है, यहाँ से आप इसको कैंसल आउट कर सकते हैं। तो अगर आप करो तो आप कैलकुलेट कर जाओ, तो यहाँ से जो आपका आ जाएगा वो आपके पास केजी
पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो यहां पर इस तरह का सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है आपके पास कि जो आपका टार फैट आर मेड बाय इम्प्रेग्नेटिंग। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये टार फैट होता क्या है। ठीक है, तो बता सकते हैं आप टार फैट्स are made of by impregnating vegetable of animals fiber met with clay या glass fiber met with bentonite या steel fiber met with bentonite या vegetable और animal fiber met with bitumen। तो बताइएगा यहाँ पे फास्ट। तो सबसे पहले तो अगर हम टार फैट की बात करते हैं तो इसका यूज कहां करते हैं, आपका यूज किया जाता है सर हैवी ड्यूटी पेपर्स में। और जो हैवी ड्यूटी पेपर्स होता है उसका यूज कहां होता है हमारे पास, मोस्टली कंस्ट्रक्शन के अंदर होता है। तो बताइएगा फर्स्ट आंसर। ठीक है, कमेंट कीजिएगा भाई। ये क्वेश्चंस आज के लिए आपका होमवर्क है, कॉमन क्वेश्चंस नहीं है ये। अगर आपको लग रहा होगा सर ये कॉमन क्वेश्चन है, तो कॉमन क्वेश्चंस नहीं है, मैं भी आपको बताऊंगा इसका सवाल, बट आपका इसका आंसर मुझे कमेंट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 15 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर आया भाई, डी। सचिन गुप्ता ने इसका आंसर दे दिया है कि सर इसका आंसर होगा सर डी होगा, वेजिटेबल्स और एनिमल्स फाइबर मैट विद बिट्यूमन होगा। देखते हैं, कोई बात नहीं, आपका आंसर सही है तो मैं आपको सही कहूंगा। ठीक है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फ्लावरिंग सेट फॉर फैक्टर इज रिलेटेड टू डिजाइन ऑफ थिकनेस ऑफ रिजिड पेमेंट। तो जब भी हम बात करते हैं आपकी किसकी, डिजाइन थिकनेस की और फिर रिजिड पेमेंट के अंदर अकॉर्डिंग टू वेस्टरगार्ड मेथड, तो वहां पे दो फैक्टर आपके पास मोस्टली आते हैं। एक आता है आपके पास रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस और दूसरा आता है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शंस। क्लियर है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सही। तो यहां पर आपके पास डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कीजिएगा फास्ट। As per the latest IRC guidelines for the design of flexible payment of CBR methods, the load parameters required is, कि कौन सा पैरामीटर्स आपको रिक्वायर्ड होगा। पहला बोला है नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स पर डे, नहीं सर। दूसरा बोला है कॉम्युलेटिव स्टैंडर्ड एक्सर, बिल्कुल ये होगा आपके पास। तो बी भी अभी सही ट्रू है, तो अगर हम बात करते हैं ये भी ट्रू है। सी देखते हैं इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड या नंबर ऑफ व्हीकल्स, नो सर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सा पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होगा, तो आपके लिए वहां पर कॉम्युलेटिव स्टैंडर्ड एक्सर, ठीक है, जो किसमें होगा सर आपके पास MSA में होगा, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सर में होगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो सर आपका बी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 17 कीजिएगा फास्ट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि सॉइल सीमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप्स ऑफ पेमेंट। जो सॉइल सीमेंट है वो किसका एग्जांपल है, रिजिड पेमेंट का है या बाई फ्लेक्सिबल पेमेंट का है या फ्लेक्सिबल पेमेंट का है या सेमी रिजिड पेमेंट का है। वन लाइनर है, तो जो सॉइल सीमेंट है वो किसका एग्जांपल है आपके पास, सेमी रिजिड पेमेंट का एग्जांपल है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, यस सर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि इन रोड ऑयल लाइनिंग, कि जब हम रोड में ऑयल लाइनिंग करते हैं तो जो रोड ऑयल लाइनिंग स्प्रिंकलर बाय सब ग्रेड इन ए थिकनेस ऑफ अबाउट, तो उसकी थिकनेस आपको कितनी रखनी है आपके पास, इज बट सफिशिएंट एनफ टू सब ग्रेड टू डेप्थ, और डेप्थ कितनी रखनी है, यानी कि किस की बात की जा रही है आपके पास, थिकनेस और डेप्थ की बात की जा रही है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा सर यूनिफॉर्म थिकनेस, तो यूनिफॉर्म जो थिकनेस रहनी चाहिए आपके पास वो कितनी रहनी चाहिए, तो यूनिफॉर्म थिकनेस जो रहनी चाहिए हमारे पास वो मोस्टली आपको बताना है कितनी रहनी चाहिए। क्लियर है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया है। और अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन की जो रहनी चाहिए आपके पास वो 1 mm रहनी चाहिए थिकनेस। और अगर हम बात करते हैं डेप्थ की, तो डेप्थ कितनी रहनी चाहिए सर आपके पास 8 सेंटीमीटर की डेप्थ रहनी चाहिए।
ठीक है, इसको अभी आप रहने दीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आगे सवाल आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस सर, सेमी रिजिड। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ जियोसिंथेटिक। आपको क्या बताना है, जियोसिंथेटिक की टेंसाइल स्ट्रेंथ बताना है यूजिंग इन हाईवे पेमेंट शैल नॉट बी लेस देन। सबसे पहले तो ये आपके लिए एक नया वर्ड है जियोसिंथेटिक। तो जियोसिंथेटिक का जो यूज है हम वो किसके लिए करते हैं, आपके हाईवे पेमेंट्स में करते हैं। क्यों करते हैं, कि आपके पेमेंट को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करते हैं जियोसिंथेटिक की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो किससे कम नहीं होनी चाहिए सर, वो 36.3 kgs से कम नहीं होनी चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा सर यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। ये सवाल भी अच्छा है भाई। क्वेश्चन क्या बोला है, द रिकमेंडेड मिनिमम थिकनेस ऑफ ग्रेनुलर बेस कोर्स। ग्रेनुलर बेस कोर्स की आपको थिकनेस बतानी है। ठीक है, जब क्या है ट्रैफिक एक्सीडिंग 2 मासा। तो देखिएगा यहाँ पे पहला आएगा कि जब हमारा ट्रैफिक क्या हो, ट्रैफिक अप टू 2 मासा हो, MSA मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल हो, और दूसरा जब मोर देन 2 MSO या एक्सीड कर रहा हो, हम ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर 2 ms तक हो तो वहां पे कितनी थिकनेस देंगे सर, हम वहां पे देंगे सर 225 mm। और जब सर आपका 2 ms से मतलब 2 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल से एक्सीड कर रहा हो, यानी कि मोर देन हो, तो उस कंडीशन में कितना होगा, तो सर उस कंडीशन में होगा 250 mm होगा। ठीक है, कितना होगा सर, 250 mm। तो देखिएगा ट्रैफिक अप टू 2 ms था, 2 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल तक हो तो 225 हो, उसने बोला एक्सीड कर रहा हो, मोर देन 2 mm हो तो कितना लेना हमने सर, 250 लेना है। तो सचिन इसका आंसर कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा भाई। क्लियर है, बिल्कुल सही। इसका आंसर आप दे रहे हैं सी। कितना होगा सर, 250। पता क्लियर हुआ कि अगर 2 ms हो तो 225 mm, और जब 2 m से ज्यादा हो तो आपके पास 250। तो एक्सीड बोला तो 250। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कीजिएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि पेमेंट्स आर क्लासिफाइड एज फ्लेक्सिबल और रिजिड। कि जब हम पेमेंट का क्लासिफिकेशन करते हैं एज फ्लेक्सिबल और रिजिड, रिजिड इज बेस्ड ऑन, वो किस पे बेस्ड है सर, बेस पे बेस्ड है, सब बेस पे बेस्ड है, सब ग्रेड पे बेस्ड है, या वेरिंग कोर्स पे बेस्ड है। तो किस पे बेस्ड है सर, वो आपका बताइएगा सर। तो आपका बेस्ड है वेरिंग कोर्स पे, ये भी वन लाइनर है। ठीक है, किस पे बेस्ड है, वेरिंग कोर्स पे। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि इन ए रोड द सब ग्रेड शैल बी कंसोलिडेटेड द एंड कंपैक्टेड ईच विद कैम्बर्स। तो आपको कितना कैम्बर्स प्रोवाइड करना है, कब आप किसकी बात कर रहे हैं, सब ग्रेड की। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कैम्बर्स का मेन पर्पस है वो ड्रेनेज पर्पस के लिए प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है, बिल्कुल। और मैंने कैम्बर्स आपको अलग अलग बताए भी थे, बट यहाँ पे बात कर रहा है किसके केस में सर, वो बोल रहा है सब ग्रेड शैल बी कंसोलिडेटेड एंड कंपैक्टेड। तो किससे कितना होना चाहिए सर, 1:60 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1:60 होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल आ गया आपके पास 23। देखिएगा सवाल हम कर चुके हैं। द स्टैंडर्ड एक्सल लोड फॉर द डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट ओवरले ओवर एग्जिस्टिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट इंडिया यूजिंग बैंकलमैन बीम रिबाउंड डिफ्लेक्शन मेथड। तो सबसे पहला ये सवाल पूछा जाता है कि जो आपके पास बैंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड है उसका यूज हम किसके लिए करते हैं सर, उसका यूज करते हैं हम फ्लेक्सिबल पेमेंट ओवरले के लिए करते हैं। और वहां पे आपसे पूछा है स्टैंडर्ड एक्सल लोड, तो स्टैंडर्ड एक्सल लोड कितना होगा सर, स्टैंडर्ड एक्सल लोड होगा आपके पास 817 kg, यानी कि जो भी आपके पास लीगल एक्सल लोड होगा उसी को हम स्टैंडर्ड एक्सल लोड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था प्रीवियस में कितना था सर, 8.17 kg था। कितना था, 817 kg था। बट जब हम इसको टन में कन्वर्ट कर देंगे तो 8.17 टन आता। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर सी हो गया था। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल भाई, क्वेश्चन नंबर 24।
ये लास्ट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है कि ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट्स लेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस टू ए लार्ज एरिया इन द शेप ऑफ टर्नकेटेड कॉन द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। जब हम बात किसकी करते हैं कि जब आपकी शेप कैसी हो, टर्नकेटेड कॉन की हो, तो उस केस में आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस क्या होती है, गेट डिक्रीज एट द लो लेयर्स या गेट इंक्रीज द एबनॉर्मली। इंक्रीज तो नहीं होगी, तो जो भी आपके पास इंक्रीज वाली होगा उसको तो आप एलिमिनेट कर दो सर, इंक्रीज तो होगा नहीं। अब बचता है सर आपके पास ऑप्शन ए और सी। तो ऑप्शन ए बोल रहा है सर गेट डिक्रीज द लोअर लेयर, और ऑप्शन सी बोल रहा है गेट इक्वल स्ट्रेसेस। सर इक्वल भी नहीं हो सकती है, ठीक है, तो सर सी भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो बचता कौन सा आपके पास, एक ही ऑप्शन बचता है, तो आपके पास ए आंसर बचता है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल ही है, ये आपको देखा जाए अगर क्लियर है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि किस तरह से आप स्टडी करते हो। क्लियर है। तो ये पेमेंट डिजाइन का भी फर्स्ट पार्ट था, इसके 2 पार्ट्स में और करवाऊंगा और आपका पेमेंट डिजाइन कंप्लीट। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस करेंगे। और हाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहाँ पर आपके लिए रैपिड रिवीजन भी आ रहा है। रैपिड रिवीजन में हम सबसे पहले हाईवे इंजीनियरिंग को मैं कवर करवाऊंगा, और हाईवे इंजीनियरिंग की क्लास आपकी इवनिंग सेशन में होगी। ठीक है, सोने से पहले आप उस क्लास को जरूर देखना, क्योंकि जो क्लास आपकी मोस्टली ली जाएगी वो रात को 9 बजे के आसपास ली जाएगी। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या सर वहां पे आपका कवर होगा। सर वैसे तो मैं सारे सब्जेक्ट कोशिश करूंगा जो जो सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएं सीबीटी 2 के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हाईवे इंजीनियरिंग आपका होगा, ठीक है, उसके बाद रेलवे भी हम करेंगे यहाँ पर। उसके बाद सर अगर हम देखते हैं आपका ब्रिज इंजीनियरिंग भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद सर यहाँ पर एयरपोर्ट करेंगे। पहला हमारे पास ये पार्ट्स रहेगा, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, हाईवे, रेलवे, ब्रिज, एयरपोर्ट। तो इसकी क्लास भी आपके पास मोस्टली 1 से 1.5 घंटे में आपका पूरा हाईवे इंजीनियरिंग रिवाइज करेंगे। मोस्टली हम वो पॉइंट्स देखेंगे यहाँ पे जो आपके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होगी। क्विक रिवीजन, ये जो आपके पास कोर्सेज करवाया जाएगा ये आपके पास क्विक रिवीजन होगा। ठीक है, क्विक रिवीजन टाइमिंग आपकी शाम की ही रहेगी, क्योंकि सोने से पहले आप एक सब्जेक्ट की रिवीजन कर दो तो आपका काम बन जाएगा, मेरा कहना ये है। तो क्लास इवनिंग में ही रहेगी, जो भी हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे उसकी क्लास इवनिंग में रहेगी, ये बात ध्यान रखना। तो पहले हम इस पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। हो सकता है क्लास आज भी आपकी हो सकती है, आज शाम को आपकी क्लास हो सकती है, आज नहीं होगी तो कल होगी। तो ये जो आपके पास ये प्लान है, ये 4 दिन के प्लान में आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे 4 डेज में, और 4 डेज में आपका पूरा का पूरा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा। ब्रॉकलैंड सर कैसे हैं, सब बढ़िया है, क्लियर है। तो क्विक रिवीजन में आना मत भूलिएगा, और क्लास में ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा आएगा, चाहे 10 आएंगे, चाहे 15 आएंगे, हम उसी वे में पढ़ाएंगे जैसे हम पढ़ाते हैं यार। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन इंजीनियरिंग कंटेंट के लिए जाना जाता है, हम नहीं चाहते कि हम यहाँ पे क्वेश्चन के साथ आपको भगाएं। आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना हमारा काम है। ठीक है, और एक टीचर और एक फैकल्टी यही होता है कि जो आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करवाए। ये नहीं है क्वेश्चन तो आप घर पे बैठ के भी लगा सकते हो। ठीक है, फिर टीचर्स और स्टूडेंट्स में गैप कहाँ रह जाएगा। ठीक है, अगर आप सोचोगे सर कि जैसे आज की डेट में आप देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल्स पे क्या होता है, हाँ भाई ये क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो अगर ऐसी पढ़ाई करनी है तो ऐसी पढ़ाई करके क्या फायदा यार। ठीक है, क्योंकि जो हमारा एक स्टडी का जो मोड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल कंसेप्ट वाइज होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको पहले बोलता हूं कि अगर आपने सिर्फ एसएससी, जेईई, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज का पीवाई को भी बहुत अच्छे से किया होगा, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ किया होगा, तो आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी कोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपने उनको बहुत अच्छे से फोकस किया होगा। क्लियर है, सिर्फ काम इतना करो कि जितना आप कर सके डियर। अब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओगे उससे क्या होगा, आप एक दिन के 100 क्वेश्चन लगा दो, कंसेप्ट आपका एक भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई फायदा नहीं है उन क्वेश्चन लगाने का, और टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपना। तो स्टडी ऐसी करो जो इफेक्टिवली हो, जिससे आपको कंसेप्ट मिले। ठीक है, क्योंकि इतने इंटेलिजेंट तो यार आप भी हो, आप खुद पढ़ सकते हैं, तो हमारा पढ़ाने का क्या फायदा हुआ। हमारा पढ़ाने का फायदा आपको यह है कि आपको 10 चीजें एडिशनल दी जाएं, उन एडिशनल चीजों के साथ आपके माइंड को ऐसा बनाया जाए कि अगर किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आप उस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर दोगे।
ठीक है, बट यहाँ पे उल्टा होता है, तभी हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों, सही कह रहे हैं ना? हैप्पी टीचर्स डे सभी को, हैप्पी टीचर्स डे भाई, बहुत बढ़िया। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट यही गलती करता है कि वो क्वेश्चन तो बहुत लगाता है, सर मैंने गुप्ता भी कर दी, सर मैंने खुरमी भी लगा दी, सर मैंने सर वो क्वेश्चन भी कर दिया। भाई जब ये तूने सारे क्वेश्चंस कर दिए तो तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? सवाल ये है यार, क्या आपने 50,000 क्वेश्चंस आपने लगाए कि आप उन 100 क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं? ऐसा क्या है? उन 50,000 क्वेश्चन लगाने का क्या फायदा कि जब आपसे 100 में से 80 क्वेश्चन भी आपके सही नहीं हो पा रहे हैं? बताइएगा मुझे, इस बात को बताइएगा। ब्रॉड आंसर आपको मैं बता देता हूं, कोई भी लेटेस्ट न्यू क्वेश्चंस नहीं होता। क्या आपका सिविल इंजीनियरिंग का कोड बदला है? क्या IRC 456/2000 बदला है? सर नहीं बदला है। क्या आप ESC के PYQs कवर करते हो तो बोलते हो? तो ऐसी कोई भी अभी तक ऊपर से कोई भी हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम नहीं बना है कि जहां पर क्वेश्चंस को ही बदल दिया जाएगा। अरे वही थ्योरी है जो आज से पहले हमारे पूर्वज भी पढ़ चुके हैं, हमारे पेरेंट्स ने भी जो सिविल इंजीनियरिंग की है वही हम पढ़ रहे हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि उन्होंने कोड ओल्ड पढ़ा होगा, हमने न्यू पढ़ा है। बाकी सिविल इंजीनियरिंग में चीजें बदली नहीं है डियर, सिर्फ आपकी रिकमेंडेशंस चेंज हुई है। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि सर वहां पे बहुत अच्छे नए क्वेश्चन होंगे, नए क्वेश्चन कुछ नहीं होते हैं। पहले आपको उन क्वेश्चन को फोकस करना है जो आपके ओल्ड क्वेश्चंस हैं कंसेप्ट के साथ। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपने ESC का PYQ के क्वेश्चंस हमारे सॉल्व किए होंगे तो उससे आपका 80 to 90% PYQ क्लियर नहीं हुआ होगा, बट उससे आपका थ्योरी पार्ट्स 90% क्लियर होगा। तो सिलेक्शन कौन से स्टूडेंट की होती है? 50,000 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले की होती है, या सर 3 से 4 बार कंसेप्ट रिवाइज करने वाले की होती है? तो मेरा आंसर है जो क्वेश्चन करता है उसकी सिलेक्शन नहीं होती है, क्योंकि वो क्वेश्चन पे ही फोकस होता है। कभी कितने क्वेश्चन लगा दो आप, उससे सिलेक्शन नहीं होता है। आप अपना कंसेप्ट रिवाइज करो। कितनी बार रिवाइज करा पा रहे हो? 4 बार, 5 बार, हर बार आपको नया सीखने को मिलेगा। बट ऐसा भी मत कीजिएगा कि जब आपने एक बार क्या कर दिया है, अपने नोट्स बना दिए हैं, उन्हीं नोट्स को बार बार पढ़िएगा। जो चीज नई ऐड हो रही है वो नोट्स में ऐड कीजिएगा। अब आप हर साल नए नोट्स बनाएंगे। आज राज सर के नोट्स बना दिए हैं, कल दूसरे सर के नोट्स बना दिए हैं, तीसरे सर के। कभी भी आप यूट्यूब पे स्टडी कर रहे होते हैं तो मोस्टली एक सब्जेक्ट के आप 2 ही टीचर को फॉलो कीजिएगा, 2 से ज्यादा टीचर को फॉलो मत कीजिएगा। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि सर तीसरा टीचर होगा क्या वो सही नहीं है। देखिएगा टीचर, हर टीचर आपके लिए अच्छा है, सारे टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं, बट कंटेंट्स में डिफरेंट होता है। किसी के कंटेंट में 4 लाइन होती है तो किसी के कंटेंट में 6 लाइन होती है, सिर्फ फर्क इतना है। ठीक है, तो ये चीज आपको मेंटेन करनी है कि सर आपको 6 लाइनों के साथ जाना है या 4 लाइनों के साथ जाना है। ठीक है, तो आपके लिए मैं ये बेटर कह रहा हूं कि अभी भी आपके पास टाइम है, टाइम के रहते सुधर जाओ। यहां पे क्वेश्चन पे फोकस मत करो। अगर आप क्वेश्चन पे भी फोकस कर रहे हो तो उसकी कंसेप्ट को क्लियर करो। अब मैं आपको हल्का सा फॉर्मेट बताता हूं कि हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता था, मैं कैसे सॉल्व करता हूं। ठीक है, हम भी ऑल ओवर इंडिया रैंक में लेकर आ चुका हूं। ठीक है, कम से कम 3 बारी हम भी गेट क्वालिफाई कर चुके हैं। ऑल इंडिया गेट रैंक 643 मेरा लास्ट जब दिया था 2018 में तब आया था, और जब मैं कॉलेज टाइम में था तो उस समय हमारा सिर्फ क्वालिफाई हुआ था। ठीक है, तो आपके साथ साथ पहले भी हमने भी किसी टीचर से ही सीखा होगा, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं, आपको पहला ही क्वेश्चन में आपको बताता हूं कि सर आपका पढ़ने का नजरिया कैसा होना चाहिए। ये देखिएगा, बिल्कुल। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमने 5 से 7 मिनट क्यों लगाए? अब बताइएगा क्यों? क्या ये क्वेश्चन सबको नहीं आता? बिल्कुल आता है, बट हम चाह रहे थे कि क्वेश्चन के साथ सर हमारी थ्योरी रिवीजन हो जाए।
ऐसे तो आप थ्योरी रिवीजन नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन के साथ थ्योरी रिवीजन हो जाएगी। तो यहाँ पे जब आपसे पेमेंट पूछा था तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि सर पेमेंट कितने टाइप का होता है, तो हमने वो डिस्कस किया। उस दोनों के रिस्पेक्ट में आपको मैंने यहाँ पे डिस्कशन करवाया। क्यों? ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग रहे। बाकी अगर आपको हलवा लग रहा है कि सर यहाँ पे बस भगाइएगा, हाँ सर आंसर दीजिएगा, बिल्कुल हो गया है आंसर दीजिए। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन लगाने हैं ना तो उसके लिए टेस्ट सीरीज लगाइएगा। जहां पे आपको भागना है वहां पे आपको क्वेश्चन ही टिक करना है। टेस्ट सीरीज में क्या करोगे? क्वेश्चन ही लगाओगे, कोई पढ़ाने वाला तो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस मत लाइएगा डियर कि आपका सिलेक्शन नहीं हो। आप 4-4 सालों से तैयारी कर रहे होंगे या 5 सालों से तैयारी कर रहे हो तो ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा कभी भी। अपने कंटेंट में जान डालिएगा, इतना स्टडी कीजिएगा कि क्वेश्चन के साथ साथ आपका पूरा हाईवे इंजीनियरिंग कवर हो, रेलवे कवर हो, जो भी आप सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हो। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा कि सर क्वेश्चन हमने 1 लाख क्वेश्चन लगा दिए हैं तो मुझे आप सिंपल सा सवाल दे दीजिएगा। यार जब आपने 1 लाख क्वेश्चंस लगाए थे तो आपसे क्यों नहीं बने यार 100 क्वेश्चंस? बताओ जरा, इसका रीजन बता देते मुझे आप। सर आपने देखिएगा, आपने बोला सर हमने गुप्ता एंड गुप्ता लगाई। अभी मैं आपका निचोड़ निकालूंगा। तो गुप्ता एंड गुप्ता की लगाई तो उसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं? सर 3500 क्वेश्चन उसमें लगाए हमने। ठीक है, उसके अलावा सर हमने क्या लगाया? सर एसएससी जेई के क्वेश्चंस लगाए। और एसएससी जेई के आपने पिछले मान लेते हैं 2004 से 2024 20 साल के क्वेश्चन लगाए। 100 क्वेश्चन होते हैं तो सर आपने यहां पे 20,000 क्वेश्चंस लगाए होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। उसी तरह से हम बात कर रहे थे इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस आपने ऑलमोस्ट आपने जितने भी प्रीवियस ईयर्स के हैं सभी के लगाए होंगे। ठीक है, वो भी आपने 35,000 के आसपास लगाए होंगे। उसके बाद सर आपने बोला है सर हमने यूथ भी लगा दिया है। और सर यूथ भी हमने कितना लगा दिया है? सर पूरा सर 70,000 क्वेश्चंस का लगा दिया है। अरे भाई आप तो महान जीनियस बन गए हैं, आपने तो 1 लाख से भी ज्यादा क्वेश्चन कर दिए हैं। और जब आपने 1 लाख से ज्यादा क्वेश्चन कर दिए हैं तो ऐसा क्या भूत आने लगा था कि जो एसएससी जेई के सीबीटी 1 में आपके 100 क्वेश्चंस नहीं क्लियर हुए और सीबीटी 2 में भी जो आपके 100 क्वेश्चंस होंगे उन 100 में से आपकी 80 सही क्यों नहीं हुए? और उन 100 में से आपके फिर 80 सही क्यों नहीं हो रहे हैं? उसका रीजन बताओ। उसका रीजन यही है कि आपने प्रैक्टिस तो की है, बट कैसी प्रैक्टिस की है? क्वेश्चन आया आंसर पे क्लिक किया, क्वेश्चन आया आंसर पे क्लिक किया, क्वेश्चन आया आंसर पे क्लिक किया, कंसेप्ट देखा ही नहीं। और कई लोग तो इतने महान होते हैं, क्वेश्चन में पूछा नॉट करेक्ट, क्वेश्चन में पूछा नॉट करेक्ट और वो आंसर देने लगे होते हैं किसका? करेक्ट का आंसर देने लगे होते हैं। ठीक है, ब्लॉक लेंसर इतने लगाए होते हैं, शायद आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। बट जो इतने क्वेश्चन लगाता है ना, कभी भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इतनी सारी बुक्स को फॉलो कर रहे हो। आपके लिए मेनली जो सोर्स रहते हैं, हाँ करो कोई बात नहीं, नो डाउट, अगर आप कर रहे हो इतने सारे कर रहे हो तो नो डाउट कर लो, बट सिलेक्शन तब भी नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं प्रीवियस ईयर कितना रिवाइज होता है। जो आपके पास पीवाईक्यू आता है वो पहले बात कर रहा हूं 2020 से पहले वो 15 से 20% क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते थे। बट आज की डेट में कितने क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं? सिर्फ आपके पास 8 से 10% रिपीट होते हैं। कितने? 8 से 10% रिपीटेड होते हैं। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी तैयारी किस तरह से होनी चाहिए, आपको कैसे स्टडी करनी चाहिए और क्या होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आप हमसे ज्यादा बेटर समझते हो, ठीक है, बट मेरा मानना ये भी है कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ एक ही गुप्ता भी लगा रहे हो और बिल्कुल कंसेप्ट के साथ लगा रहे हो तो उसका भी सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, बट फर्क इतना है कि उसका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मोटिव है क्लास लेने का, वो आपको ये नहीं है कि क्वेश्चन लगवाना है, ये है कि क्वेश्चन के साथ साथ आप एक्स्ट्रा क्या सीख रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, ये बातें चलती रहती है, आपको मोटिवेशंस लेना चाहिए, मोटिवेशन से ही आपका
मॉरल डाउन नहीं होता, आपको लगता है बिल्कुल सही है या गलत है, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर क्विक रीजन लेकर आ रहे हैं, और क्विक रीजन में हम हाईवे इंजीनियरिंग से स्टार्ट करेंगे। वहां पे जितने भी आपके मतलब आईआरसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। तो बहुत जल्दी, आज शाम को भी हो सकती है, मैं आपको बता दूंगा, और कल भी हो सकती है। सारी क्लासेस आपकी ऑलमोस्ट मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगा, वो चाहे आपका हाईवे हो, रेलवे हो, ब्रिज हो, एयरपोर्ट हो, ब्रिज इंजीनियरिंग हो, आपका आरसीसी हो, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हो। वैसे आरसीसी और डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की मैराथन्स आप ऑलरेडी यूट्यूब पे देख सकते हैं। 4 से 4.5 घंटे में पूरा डीएसएस कंप्लीट है, 5 घंटे में आपका पूरा आरसीसी कंप्लीट है, क्लियर है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को भी हम आपको इसी तरह से करवाएंगे, और अभी हम जो लेटेस्ट करवाएंगे वो हाईवे इंजीनियरिंग। बट जो ये जो होगा, ये जस्ट क्विक रीजन होगा। क्या होगा? एक क्विक रीजन होगा। और क्लास में अब रेगुलर बनी रहिएगा, क्योंकि मैं भी कोई बंक नहीं मार रहा हूं। आपका 60 डेज का प्लान है, आपके पास यहाँ पर 60 डेज रिमेनिंग रह गए हैं। आप चाहो तो इन 60 डेज में अपना सिलेक्शन बहुत अच्छा ले सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी कि सर पर डे में एक सब्जेक्ट आपको रिवाइज करवाऊं, पर डे एक सब्जेक्ट की आपकी क्या हो, रिवीजन हो, ठीक है, ठीक है। पर सब्जेक्ट की रिवीजन हो एक, तो आपके पास टोटल ऑलमोस्ट लगा के देखूं तो मैं यहाँ पे देख सकता हूं, यहाँ पे एक सेकंड, मैंने नोट्स बनाए हैं, उस नोट्स को बताता हूं। टोटल कितने सब्जेक्ट है आपके, वो लिस्ट मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपकी लिस्ट बनाई थी, टोटल सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पे मैंने बताई थी। आपके पास बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सीपीएम पर्ट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अप्लाइड मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स, हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, ब्रिज इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। वैसे तो मैंने टनल इंजीनियरिंग को भी ऐड किया है, कभी कभी क्वेश्चंस बन जाता है। आरसीसी हो गया, स्टील स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, बिल्डिंग एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड इवेल्युएशन, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हो गया, सर्वेइंग हो गया, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी हो गया, ठीक है। तो कोशिश करेंगे यहाँ पर कितने सब्जेक्ट्स में आपको कवर करवाता हूँ, रैपिड रिवीजन ही रहेगी जिससे आपका फायदा हो, क्लियर है। तो यहाँ पे जितने सारे सब्जेक्ट है, टोटल सब्जेक्ट की अगर मैं लिस्ट बताता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सब्जेक्ट की लिस्ट बनाई है मैंने, ठीक है। आपके लिए ही है, ये आपके लिए ही है, इसमें मैं क्विक रिवीजन करवाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, बिल्डिंग मटेरियल हो गया आपके पास, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, सीपीएम पार्ट हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, ब्रिज इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, टनल इंजीनियरिंग, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, स्टील स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एनालिसिस, बिल्डिंग एस्टिमेट, कॉस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, सर्वेइंग हो गया, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी हो गया। ब्रोकलेन सर बीपीएससी है आपका, 20 को बीपीएससी है, तो अभी आप कुछ मत कीजिएगा। बीपीएससी की अगर आपने टेस्ट सीरीज ली हो तो आप टेस्ट सीरीज पे फोकस कीजिएगा। आप हर दिन कम से कम 2 से 3 टेस्ट दीजिएगा, कम से कम 2 से 3 टेस्ट। नया कंसेप्ट पढ़ने की कोशिश करोगे तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अभी जो आपका 20 को पेपर है, अभी आपके पास ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन है, तो उन पर डे भी अगर आप 2-2 पेपर टेस्ट लगा रहे हो तो आप कम से कम 20 टेस्ट लगा दोगे। ठीक है, तो अपनी क्लास को हम भाई अब यहीं पे एंड करते हैं, और इसकी मैं आपको पीपीटी दे देता हूं। ठीक है भाई, कौन सा लेक्चर है ये आपका?
ये आपका 10वां लेक्चर है ना।